हाय, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज आप सबों के बीच एक ऐसे टॉपिक के साथ हम उपलब्ध हैं जो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी जाना पहचाना है। इवन जूनियर क्लासेस से भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाई जाती है और इतिहास से अलग हटकर साहित्य में भी इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ते सुनते आ रहे हैं। एक ऐसे विद्रोह के बारे में आज और उसके कारणों के बारे में पड़ताल करने जा रहे हैं जो एक ऐसे सत्ता के खिलाफ हुआ, एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ हुआ जिसके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। ब्रिटिश बड़े दम्भ से कहते थे, देयर इज नो सनसेट इन आवर रूल। हमारे राज्य में, हमारे शासन में सूर्यास्त नहीं होता। वास्तव में कई महादेशों में, कई देशों में उन्होंने विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित किया था और जिसके वजह से हर जगह कहीं ना कहीं दिन रहता ही था। उस शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ हमारे देश में 1857 में एक ऐसा बगावत हुआ, एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसमें हमारे समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग भागीदार थे। फर्स्ट टाइम इन ब्रिटिश इंडिया it was a revolt in which different classes of Indian people had participated. चाहे राजा हो, नवाब हो, जमींदार हो, किसान हो, दस्तकार हो, मौलवी हो, पंडित हो, सभी वर्गों के लोग इसमें भाग ले रहे थे। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के लगभग 100 वर्ष हो गए थे। प्लासी और बक्सर के बाद 100 वर्ष की स्थापना हुई थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? 100 वर्ष तक, हालांकि उससे पहले भी हमारे देश में किसान विद्रोह हुए, जनजातीय विद्रोह हुए, नागरिक आंदोलन हुए, लेकिन वे इस शक्ल में नहीं हुए कि अलग अलग भिन्न भिन्न वर्गों के लोग एक साथ एक मोर्चे पर आए, एक फ्रंट पर आए अगेंस्ट द कॉमन इनेमी द ब्रिटिश। पहली बार ऐसा, क्योंकि इससे पहले जो भी होते थे वो लिमिटेड होते थे। तो हम निश्चित रूप से इस बात की पड़ताल करेंगे कि इसके कारण क्या है। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके वजह से एक महिला जो किसी राज्य की रानी है, और आमतौर पर उस समाज में, अभी भी हमारे समाज में उतने खुलेपन नहीं आ पाया है। अभी भी हम वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, हालांकि काफी चीजें बदली, लेकिन उस समाज में एक महिला को अपने महल से निकलना पड़ा और छोटे बच्चे को घोड़े पीठ पर बांधकर और घोड़े की लगाम थामकर युद्ध के लिए कुछ करना पड़ा। एक 80 बरस का आदमी जो स्वभाव से कवि है, युद्ध कला में कभी प्रवीण नहीं रहा, और उसने ब्रिटिश रूल को कभी चैलेंज देने की कोशिश नहीं की, एक्सेप्ट किया, जिसके साथ काफी दुर्व्यवहार हो रहा था, उसने इस बगावत की नेतृत्व हाथ में लिया। एक और 80 बरस का आदमी, जिस उम्र में हमारे देश में लोग तीर्थाटन करते हैं, ईश्वर की आराधना में ज्यादा समय बिताते हैं, सादगी और संयम का जीवन बिताते हैं, वो भी तलवार उठाने के लिए बाध्य हुआ। और ऐसा व्यक्तित्व की गोली लगी तो बीच गंगा नदी में अपनी बाह को काटकर उन्होंने गंगा मां को अर्पित कर दिया कि जहर पूरे शरीर में न फैले। तो कारण क्या था? ये ऐसे लोग हथियार उठाकर, ऐसे सिपाही जो ब्रिटिश राज को खड़ा करने में भारत में मदद किया था। कोई आजादी के वक्त भी सिर्फ 1.5 लाख अंग्रेज थे, 36 करोड़ भारतीय पे शासन कर रहे थे। तो हमारे लोगों के माध्यम से ही उन्होंने हमारे देश को अपने शासन के अधीन किया, और वो सिपाही उनके खिलाफ विद्रोह उठाता है, अपने सार्जन की गोली मारकर हत्या कर देती है, जिनको मंगल पांडे के नाम से हम जानते हैं। तो ये कारण क्या था?
कि ऐसे लोग जो कभी इस तरह की परिस्थितियों का उससे पहले सामना नहीं किए, नॉर्मल सिचुएशन में हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इवन वी कांट इमेजिन दिस काइंड ऑफ पीपल फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर। तो उन कारणों की जब हम पड़ताल करते हैं तो हमारा पहला कारण है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल थे हमारे देश में, ब्रिटिश भारत में, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ली। यह ऐसा समय था जब भारत में उन्होंने रेलवे के विस्तार की बात सोच रहे थे। ये यदि इकोनॉमिक हिस्ट्री की भाषा में बात करें तो एज ऑफ फाइनेंस कैपिटल था। औद्योगिक क्रांति अब ब्रिटेन से आगे बढ़कर पूरे यूरोप में हो चुकी थी। अब यहाँ वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और किस लिए वो चाहते थे कि बिल्कुल निर्बाध गति से बंदरगाहों से माल सुदूर स्थानों पर जाए, और सुदूर स्थानों से भी रॉ मटेरियल हो तो बंदरगाह तक आए और हमारे देश को आपूर्ति हो। मैनचेस्टर भारत में आए, तो इसके लिए इन्होंने डायरेक्ट, अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे रजवाड़े थे जो सहायक संधि के अधीन नाम मात्र के ही राजा थे, फिर भी उनके पास बहुत ऑटोनॉमी थी, बहुत स्वायत्तता थी। तो अब डलहौजी ने सोचा कि अब इसे हटाओ, सीधे सीधे डायरेक्ट शासन में सारे भूभाग को लाओ, जो कुछ बचा कुचा है। वैसे भी 1850 तक बहुत सारे भूभाग को वो जीत चुके थे। जो यात्रा उनकी 1757 और 64 के पलासी, बक्सर, बंगाल से शुरू हुई, अब लगभग काफी कुछ भारतीय उपमहाद्वीप में फैल चुकी थी। अब जो रही सही कसर थी उसको भी पूरा करना चाहते थे, और ऐसे में उन्होंने इस नीति को लाई जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिन भी राजा के, जिन भी नवाब के अपने पुत्र नहीं है, वो पुत्र को गोद नहीं ले सकता, और वो गोद लेगा तो वो उसका लीगल सक्सेसर नहीं होगा। दैट मींस नाउ एडॉप्टेड चाइल्ड विल नॉट बी लीगल सक्सेसर ऑफ ए किंग और नवाब। अब ऐसे में भारत के ऐसे राजा जिनके अपने पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र लेने की परंपरा थी पुरानी, अब उनको कहा गया कि आप हमारे उत्तराधिकारी, आप इनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे, और वैसे राज्य को डायरेक्ट एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश शासन में। इस नीति को हड़प की नीति के नाम से भी जाना जाता है। सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, बघाट, इन तमाम राज्यों को इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश राज में मिला दिया गया। अवध, जिसके लिए वो बड़ी ललचाई दृष्टि से देखते थे, विशाल भूभाग, नवाब का शासन, हालांकि ऑटोनॉमी तो उनके पास थी, लेकिन मेन पावर तो ब्रिटिशों के ही हाथ में। फिर भी अब उसको डायरेक्ट शासन में लाना चाहते थे, उस सिंबॉलिक रूल को भी हटा देना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने सोचा कि नवाब के भी पुत्र नहीं है, उसको भी हड़प लेंगे, तभी उसको पुत्र पैदा हो गया। ब्रिटिश का दर वाजिद अली शाह नवाब थे। अब सोचा इन्होंने कि हम क्या करें, इनको तो हर हाल में राज्य लेना था, दत्तक पुत्र तो बहाना था, निशाना कहीं और था। निशाना है कि उस राज्य को लेना है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड है उसको पूरा करना है, उसके उद्देश्यों को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। तो इन्होंने बैड गवर्नेंस का चार्ज लगाया, बोला कि नहीं, आपके अवध में तो कुशासन है। जैसे ब्रिटिश सुशासन लाए हो हमारे देश में, हमारे औपनिवेशिक शासन का चरित्र हमेशा से ही शोषण में होता है, विशेषकर आर्थिक संसाधन के शोषण का। तो सबसे बड़े कुशासन वाले तो वे थे, पर उन्होंने आरोप लगाया नहीं, आपके यहाँ तो कुशासन है, आपके राज्य को हम हड़प लेंगे, और उस आधार पर अवध को मिला लिया। तो अब सिंपल बात है, नाना साहब हैं मराठों के पेशवा, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, अब वो भी नाराज है। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनके साथ भी इनका लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। तो अब ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसमें वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर आरा के जमींदार, और उनके साथ यही हुई थी, उनकी जमींदारी नीलाम की गई थी। तो ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि सभी लोग अपने राज्यों के छीन जाने से नाराज थे। और बहुत सिंपल बात है, आप अभी पढ़कर यहाँ से घर जाए, रास्ते में कोई चाहे कि आपका बैग ले ले, आपकी साइकिल ले ले, आप आसानी से थोड़ी दे देंगे। आप क्या करेंगे? आप
बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे, तभी ये राजा नवाब जब इनको लगा कि हमारी राज्य हमारी संपत्ति छीन ली गई, तो इन्होंने कोशिश की। ब्रिटिश को लगता था कि ये मान जाएंगे, क्योंकि ये तो कई प्रकार के हमारे समझौतों के बोझ तले दबे हुए हैं। पहले से सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि के द्वारा वेलेस्ली के समय से ही इनको दबाया जा चुका था, परंतु इन्होंने संघर्ष किया। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जरूर कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी। जो कहा गया है वो यहाँ पे चरितार्थ हुआ और इन लोगों ने कमर कसी और इन्होंने मिल करके एक बारगी कोशिश की अपनी पूरी ताकत के साथ कि हम जैसे भी हो यहाँ से जो हमारा कॉमन इनेमी है, जो ब्रिटिश शासन है, उसके जड़ को यहाँ से हम उखाड़ फेंके। तो ये उसका पॉलिटिकल रीजन है। दूसरा कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ इस तरह की भी घटनाएं घट रही थी जिसका असर हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन में पड़ रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में कुछ अच्छे काम भी हुए, लेकिन जो इसकी नीयत खराब हो, जो हमारा लगातार शोषण कर रहा हो, वो एक अच्छा भी काम करेगा, यदि 10 खराब काम कर रहा है, एक अच्छा भी करेगा तो हमें लगेगा कि शायद वो खराब ही हो। और फिर उस समय की माइंडसेट भी होती है, युग के हिसाब से, समय के हिसाब से लोगों की सोच बदलती है। तो उस समय हमारे देश में कुछ कुप्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, ठगी, नरबली, विधवा का जीवन बड़ा दयनीय था। तो कुछ सुधारात्मक काम हुए जिसमें सती प्रथा की समाप्ति की गई, ठगी की समाप्ति की गई, नरबली प्रथा को बैन किया गया, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ये काम तो सकारात्मक थे, परंतु चूंकि इसके साथ साथ बाकी सारे नकारात्मक काम हो रहे थे, तो हमारे देश के लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारा राजपाट भी ले गई, हमारा धन भी शोषण कर रही है, हमारा धर्म भी छीन रही है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों की नाराजगी तब और बढ़ गई जब 1813 के बाद 1813 के चैप्टर से क्रिश्चियन मिशनरीज को, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी। अब ये ईसाई मिशनरी यहाँ जो पहले से हिंदू और मुस्लिम है इनकी आलोचना करते थे, इनके धर्म ग्रंथों की आलोचना करते थे। तो अब धर्म की बुराई हो रही थी, तो धर्म से जुड़े हमारे लोग, हमारा देश तो आस्थावान लोगों का देश है, श्रद्धालुओं का देश है, हमारे यहाँ प्रायः लोग धर्म से जुड़े हैं। तो अब लोगों की धार्मिक भावना यहाँ पे आहत हो रही थी। इससे लोगों को बुरा लग रहा था कि भाई हमारे धर्म की आलोचना कर रहे हैं, अपने धर्म की प्रचार कर रहे हैं। तो इस वजह से भी लोग नाराज थे। और इसके बाद अगला कारण है इकोनॉमिक रीजंस, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारणों में क्या है कि वास्तव में कॉलोनियल रूल का नेचर एंड कैरेक्टर वो है एक्सप्लॉयटेशन। औपनिवेशिक शासन का, कॉलोनियल रूल का जो चरित्र है, उसकी जो प्रकृति है वो आर्थिक शोषण में। अंग्रेज व्यापारी थे, व्यापारी के रूप में इस देश में आए और अंतिम तक व्यापारी रहे, यानी प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो हमारे देश को अपना उपनिवेश बनाए थे। हम सभी जानते हैं, इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे ही प्लासी बक्सर के बाद बंगाल उनके हाथ में आया, धीरे धीरे विस्तार करने लगे। उन्होंने सबसे पहले मोनोपोली ऑफ ट्रेड ले ली, यानी व्यापारिक एकाधिकार। और उस व्यापारिक एकाधिकार के द्वारा उन्होंने भारतीय लोगों के जो सूती कपड़े को बनाते थे, अन्य हस्तशिल्पों को बनाते थे, उनके अन्य किसी के साथ व्यापार को रोक लगा दी। फ्रांसीसियों को वांडीवास में हराया, उन्हें भारत से आउट किया, डैनिश लोगों को आउट किया, डाच लोगों को आउट किया, और अपना गुमास्ता वगैरह, एजेंट वगैरह बना करके जो भारतीय हस्तशिल्प उत्पादक लोग हैं, कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, उनके जीवन पर कंट्रोल कर दिया कि तुम बनाओगे प्रोडक्ट पर हमारे लिए बनाओगे और उसकी कीमतें कम निर्धारित होंगी। अब इससे क्या हुआ कि उनकी आमदनी घट गई, वे इतना नहीं कमा पा रहे थे जिससे कि उनका जीवन अच्छे से चले। फिर उसके साथ में क्या हुआ कि उन्होंने लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम को लाया, भू राजस्व बंदोबस्त को लाया। 3 प्रकार के बंदोबस्त को, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं बंगाल में, रैयतवारी सेटलमेंट बोलते हैं बॉम्बे और मद्रास,
प्रेसिडेंसी में, प्रोविंस में, और उसके बाद से और जो महलवारी बंदोबस्त है जो कि पश्चिमी यूपी और पंजाब जो बाद में जीता गया, परंतु इन तीनों में एक चीज एकदम कॉमन है, और वो क्या है? द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी हाई। जो राजस्व, भू राजस्व का दर है वो काफी अधिक है। अब उसके चलते परेशान है। अब किसान यदि समय पर, जमींदार समय पर लगान नहीं दे रहे हैं तो जमीनें नीलाम हो जा रही है, उनसे जमीन छीन ली जा रही है। तो जमीन पर पहले से जो अपना पुश्तैनी रूप से अपना अधिकार बनाकर रखा हो, उसकी जमीनें छीन ली जाए तो कितना उनको दर्द होता होगा, सोचिए। आज भी गांवों में लोग जमीन से कितने भावनात्मक रूप से अटैच होते हैं, ये आप छात्र बेहतर रूप से जानते हैं, आप सभी को मालूम है। तो इनके वजह से लोग परेशान हैं। अब किसान परेशान है, जितना उनका उपज नहीं है उससे ज्यादा लगान है, लगान का दर उन्होंने हाई कर दिया, और उसके लिए कलेक्शन इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई अब समय से नहीं देंगे तो आपकी जमीनें नीलाम कर दी जाएगी। तो अब किसान परेशान। अब जो दस्तकार हैं, आर्टिजान्स हैं, जो सूती कपड़ा बना रहे थे, अन्य हस्तशिल्प बना रहे थे, उसकी कीमतें कम की जा रही थी। अब वो बेचारे छोड़कर खेती करने आ रहे थे, खेती में पहले ही से लगान का दर अधिक कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका जीवन खराब। अब किसान, जमींदार, दस्तकार, ये सबके सब भूखमरी के हाल। लगातार हमारे देश में अकाल आने लगी, भूखमरी की स्थिति हुई, काफी लोगों की जाने जाने लगी। तो इसके वजह से भी हमारे देश में उनके प्रति एक व्यापक असंतोष का माहौल था। और जैसे ही बगावत हुई, जब विद्रोह हुई, एक संभावना दिखाई दी कि इस राज को अब हम, ऐसा लग रहा है कि यह समाप्त हो जाएगा, तो सभी लोग उसके साथ चल दिए। सभी लोग कोशिश किए उस राजा नवाब किसान के साथ, राजा नवाब के साथ जमींदार भी साथ हो लिए, किसान भी साथ हो लिए, दस्तकार भी साथ हो लिए। तो इस तरह से इन सामाजिक वर्गों की भी भागीदारी इस विद्रोह में सुनिश्चित हो गई। अगला है मिलिट्री रीजन, सैनिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो ब्रिटिश राज की स्थापना हुई, उसमें भारतीयों सिपाहियों का यही योगदान था। क्योंकि भारत के लोग शुरू से ये मानते थे कि भाई जिसका हम पैसा खाएंगे उसके लिए वफादारी करेंगे, तो लॉयल होते थे। जो इनको वेतन देते थे, सैनिक में नियुक्त होते थे, उसके लिए जान लड़ा देते थे। तो इन भारतीयों ने ही उनको जीता। लेकिन ये शीघ्र ही समझ गए, या आने वाले दिनों में समझे, कि एक यूरोपीय सिपाही जो हमारे साथ बहाल होता है, उसका वेतन हमसे ज्यादा, पेंशन हमसे ज्यादा, भत्ते हमसे ज्यादा, मेस फैसिलिटी सबसे अच्छा, तो सारी, और उसका प्रमोशन सबसे ज्यादा। 1857 के विद्रोह के समय सिर्फ 2 ही ऐसे सिपाही थे संभवतः हमारे देश के भारतीय सिपाही जो सूबेदार तक पहुंचे थे। तो इनको ना प्रमोशन सही से मिल रहा है, ना उनके बराबर वेतन मिल रहा है। शुरू में तो जब ये साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो अंग्रेज अधिकारी, जो सैनिक अधिकारी थे, इनके साथ थोड़ा दोस्ताना रवैया रखते थे, साथ शिकार पर गए हुए। बाद में ऐसा हो गया कि ये हेय दृष्टि से देखने लगे, भारतीयों को हीन भावना से देखने लगे, ऊंच नीच का व्यवहार इनके साथ करने लगे। तो अब ये भी इनको बड़ा खटकता था कि भाई हमारे साथ, हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, पर हमारे साथ आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे उनको समुद्र यात्रा के लिए भी कहा गया, भारत में समुद्र यात्रा को पाप समझा जाता था। कुछ ऐसे काम कराए जाते थे कि सिपाही जब घर आते थे तो गांव के लोग उनको कहते थे इसको समाज से बाहर करो, ये इसने हमारे धर्म का उल्लंघन किया है। और इन सभी कारणों में सबसे बड़ा कारण जो उस समय, इन तमाम कारणों को एक तरह से, ये तमाम कारण बारूद के ढेर थे, और एक कारण जो उसमें चिंगारी भरने का काम किया, जो विस्फोट कराने का काम किया, वो था चर्बी वाला कारतूस, जो इमीडिएट कॉज के रूप में आया। उस समय ये बात फैल गई कि इनफील्ड राइफल नया नया प्रयोग के लिए आया, और कहा गया उसमें जो कारतूस प्रयोग किया जाता है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, और उस कारतूस को प्रयोग करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब आप सोचिए कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान अधिकांश आबादी है, गाय और सुअर इनके लिए अपने अपने धार्मिक हिसाब से इनके लिए ऐसे जानवर है जिसके मांस को या ये हाथ नहीं लगा सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। कोई ऐसा कह दे तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आज भी इन भावनात्मक मुद्दों को लेकर के हमारे देश में दंगे भड़क जाते हैं।
तो उस समय अफवाह फैल गई कि नहीं, वो जो कारतूस है उसको गाय और सुअर की चर्बी से मिली है और उसको दांत से काटना है। यानी हिंदू मुसलमान दोनों सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट। अब सिपाही घर में जा रहे हैं तो समाज के लोग इसको छांट दे रहे हैं, नहीं समाज से बहिष्कृत करो, इसका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो ऐसे हालात हो गए जिसके चलते ये सिपाही एक बारगी नाराज हो गए और बैरकपुर में घटना घटी जहां मंगल पांडे नामक सिपाही ने इसी मुद्दे को लेकर अपने सार्जन की हत्या कर दी। बाद में उनको भी फांसी दे दी गई। लेकिन ये धीरे धीरे प्रत्येक छावनी में सुलगने लगा और मेरठ में 10 मई 1857 को इसी बात पे कुछ सिपाहियों ने बगावत कर दी। अंग्रेज जो सैनिक अधिकारी थे उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद में शेष जो भारतीय सिपाही थे उनकी भावनाएं जगी। उन्होंने सभी भारतीय सिपाहियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों और सैनिकों को मारा, जो वहां पे हथियार था उसको लूट लिया और मेरठ से दिल्ली कूच कर गए। लाल किला पहुंचे, वो रोजे का समय था, बहादुर शाह जफर सुबह सुबह भोर में उठे हुए थे, वो बेचारे विकलन शहरी वगैरह खा रहे थे। उन पे दबाव डाला कि नहीं, आप इस बगावत का नेतृत्व करें, आप ही के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। क्योंकि मुगल साम्राज्य भले ही कमजोर हो चुका था लेकिन 200-250 साल से हमारे देश में शासन उसने किया, इसलिए उसके प्रति जनमानस में इस प्रकार की एक विचार थे लोगों के मन में कि नहीं, मुगल साम्राज्य हमारे देश का साम्राज्य है और हमारे देश के शासक हैं। तो इस जन भावना का ख्याल रखते हुए सिपाहियों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस बगावत का नेतृत्व करें। उनके साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार कर ही रहे थे, इन सिपाहियों ने उन पर दबाव डाला। इस परिस्थिति में शुरू में हिचकिचाते हुए भी, ना चाहते हुए भी, बहादुर शाह जफर ने इस बगावत के नेतृत्व को संभाला, उसको उन्होंने स्वीकार किया। और जैसा कि इन तमाम कारणों की वजह से, चाहे वो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे फिर बेगम हजरत महल लखनऊ की जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी बेगम हजरत महल हो, चाहे वीर कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्ला, बख्त खान, तमाम लोग और साथ में बहुत सारे सिपाही, किसान, दस्तकार, यहाँ तक कि धर्म से जुड़े लोग भी, मौलवी, पंडित, ये तमाम लोग एक साथ भाग लिए। इसलिए इस विद्रोह में इतने बड़े पैमाने पर सिपाही, राजा, नवाब, जमींदार, किसान, दस्तकार इत्यादि भाग लिए और इन्होंने उस सर्वशक्तिशाली, उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके खिलाफ इन्होंने बगावत कर दिया। और ये बगावत शीघ्र ही देखते ही देखते कई भूभागों में फैल गया। कई क्षेत्र इसके लिए बड़े प्रभावित क्षेत्र रहे और बाद में जाकर के ब्रिटिश शासन एक बार तो लगा कि यहाँ से उसकी नींवें उखड़ गई, लेकिन फिर उन्होंने, चूंकि उनके पास, और कभी अन्य क्लास में इसका हम चर्चा करेंगे, तो उन्होंने फिर दूसरी इन्फोर्समेंट बुलाई, कई जगह से फौजी नायकों को बुलाया और उन्होंने इस बगावत का दमन कर दिया। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं, बाकी फिर अगले दिन कभी अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।